आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का लेवल क्या होता है, ये किसी भी सीरियस एस्पिरेंट से छिपा नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि देश के सबसे टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एंट्री गेट है, जिसे क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम सीधे 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को डिकोड करेंगे, ताकि पता चल सके कि आखिर एग्जाम का नया पैटर्न डिमांड क्या कर रहा है। और इस एनालिसिस को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है: गवर्नमेंट स्कीम्स और बजट्स, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी डायनामिक्स, स्टैटिक फैक्ट्स और ग्लोबल न्यूज़, और आखिर में वो विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो एक्चुअल में काम आती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले थीम की, गवर्नमेंट स्कीम्स और बजट्स। इस सेक्शन का वेटेज एग्जाम में हमेशा काफ़ी हैवी रहता है। देखिए, एग्जाम में स्कीम्स से क्वेश्चंस आना कोई नई बात नहीं है, पर इस स्पेसिफिक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY के नए लोन लिमिट्स पर सीधा सवाल पूछा गया। ये दिखाता है कि लेटेस्ट बजट अनाउंसमेंट्स को एक्यूरेटली रिकॉल करना कितना जरूरी हो गया है। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि एग्जैक्ट फंडिंग लिमिट्स बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। बजट 2024-25 में इस लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर डायरेक्टली 20 लाख रुपए कर दिया गया। अगर ऐसे प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस में गेस वर्क किया तो नेगेटिव मार्किंग तय है। और PIB या इकोनॉमिक सर्वे जैसे सोर्सेज से एग्जैक्ट इकोनॉमिक डेटा निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, वो MSME एक्सपोर्ट्स का यह हिस्टोरिकल ट्रेंड दिखाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जाम में डेसिमल्स तक टेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे 45.03 या 45.73%। मतलब मल्टी ईयर एग्जैक्ट परसेंटेज फिगर्स याद रखना अब स्ट्रिक्टली जरूरी हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पेपर के दूसरे कोर एरिया फाइनेंशियल और रेगुलेटरी डायनामिक्स पर नजर डालते हैं। यहाँ RBI अपनी ही पॉलिसीज, सेबी गाइडलाइंस और बैंकिंग स्ट्रक्चर्स का बहुत डीप कंसेप्चुअल नॉलेज टेस्ट करता है। बेसिक डेफिनेशंस रटने से अब काम नहीं चलने वाला। जैसे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। ये कोई सिंपल डेफिनेशन नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी सिनेरियो है। इस ट्रांजिशन के कड़े पैरामीटर्स देखिए: 1000 करोड़ रुपए की मिनिमम नेटवर्थ, शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस और 5 साल का सैटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड। जब तक ये सारे क्राइटेरिया एक साथ दिमाग में क्लियर ना हो, सही ऑप्शन चुनना लगभग नामुमकिन है। रेगुलेटरी रियलिटीज से जुड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस यानी SROs हाल ही में काफ़ी चर्चा में थे, और ठीक वहीं से उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पर यह ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में आ गया। अब इसमें ट्रैप क्या था? ट्रिक यहाँ ये थी कि RBI ने सिर्फ लिमिट्स नहीं, एग्जैक्ट टाइमलाइंस और कंडीशंस टेस्ट की। एक SRO को रिकग्निशन मिलने के 1 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए की नेटवर्थ अचीव करनी होती है, ना कि एप्लीकेशन के टाइम पर 5 करोड़। यही वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आधी तैयारी को एक्सपोज कर देती हैं। और अगर लगता है कि सेंट्रल बैंक के इंडेक्स के सिर्फ नाम याद कर लेने से काम बन जाएगा, तो RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का ये वेटेज चार्ट जरूर देखना चाहिए। यहाँ सिर्फ पेमेंट परफॉर्मेंस को 45% का वेटेज मिला है। इसका मतलब साफ है कि किसी भी मेजर इंडेक्स का एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन और उसके कंपोनेंट्स की गहरी समझ होनी ही चाहिए। एक नज़र इस फिगर पर डालिएगा, 250। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI ने रेपो रेट में एग्जैक्टली 250 बेसिस पॉइंट्स का हाई किया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मैट्रिक है जो सीधा टेस्ट किया गया। अब आते हैं तीसरे थीम पर, स्टैटिक फैक्ट्स और ग्लोबल न्यूज़ का कॉम्बिनेशन। इस पेपर ने पुराने स्टैटिक फैक्ट्स और लेटेस्ट ग्लोबल इवेंट्स का एक जबरदस्त मिक्स प्रेजेंट किया है। ये टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर पिक्चर देती है कि फाइनेंशियल कमिटीज और स्कीम्स के डेडिकेटेड लिस्ट्स उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स के साथ याद रखना कितना जरूरी है। चाहे गोयपोरिया कमेटी हो या सारफेसी एक्ट, अगर फाउंडेशन ईयर दिमाग में सेट नहीं है तो वहां कंफ्यूजन पक्का होगा। और ग्लोबल या साइंटिफिक न्यूज में भी सवाल काफी अनएक्सपेक्टेड थे। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के बारे में बेसिक सवाल नहीं आया, बल्कि ये पूछा गया कि पहले हेलो ऑर्बिट को कंप्लीट करने में एग्जैक्टली कितने दिन लगे। सही जवाब है ठीक 178 दिन। इस तरह के हाईली स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। इसका एक ही अर्थ निकलता है कि आगे चलकर किसी भी नेशनल इवेंट या स्पेस मिशन की बेसिक हेडलाइंस पढ़ने भर से तैयारी पूरी नहीं मानी जाएगी।
तो यहाँ एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है? एक तरफ सीआईसी के अंडर आने वाले 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जैसे स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स पर पकड़ चाहिए, और ठीक उसी वक्त एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की 176th रैंक जैसे एकदम फ्रेश हाइपर रीसेंट करंट अफेयर्स भी याद होने चाहिए। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना ही असली टेस्ट है। तो इस पूरे डीप एनालिसिस के बाद आखिर विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? आइए देखते हैं। इस पेपर के पैटर्न से जो प्लेबुक निकल कर आती है वो कुछ ऐसी है। एग्जाम से पहले के 4 से 6 महीने के करंट अफेयर्स को इन डेप्थ कवर करना सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। गेसवर्क का कोई स्कोप नहीं है, 0 नेगेटिव मार्किंग का टारगेट रखना है। कमिटीज, स्कीम्स और एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स की डिटेल्ड लिस्ट्स तैयार करनी होंगी। सरफेस लेवल रीडिंग की जगह डीप फैक्चुअल एक्यूरेसी को प्रायोरिटी देनी है, और आरबीआई, सेबी, आईएफएससीए के सारे रेगुलेटरी अपडेट्स कंटिन्यूअसली ट्रैक करने हैं। यही वो एग्जैक्ट स्टेप्स हैं जो एग्जाम हॉल में मार्क्स सिक्योर करवाएंगे। इस डिस्कशन को रैप अप करते हुए स्क्रीन पर इस आखिरी पर सबसे ज़रूरी सवाल को देखिए। जैसे जैसे ये एग्जाम फैक्ट्स और कॉन्सेप्चुअल लिंक्स की और ज़्यादा डेप्थ टेस्ट कर रहा है, क्या सच में आज की तैयारी सिर्फ हेडलाइंस पढ़ने तक सीमित है या उसके आगे जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर खुद से विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने की असली पावर सिर्फ सतही मालूमात में नहीं, नॉलेज की गहराई में छुपी है।